टॉपिक वो है जो आप ही ने मुझे सजेस्ट किया था, आप ही ने मुझे बोला था कि इसके ऊपर वीडियोस बनाओ, और वो टॉपिक है क्रिप्टो करेंसी का टॉपिक। आपने मुझे बोला कि सर क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, इसमें कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, इसकी वैल्यू कैसे बढ़ती है, कैसे कम होती है, और हम कैसे प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करके, इसके ऊपर डिस्कशन करो ना। लेकिन प्रॉफिट अर्न करने से सबसे पहले जरूरी क्या है, उसकी नॉलेज गेन करना। पता तो करो पहले क्रिप्टो करेंसी होती क्या है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ईजीएस्ट लैंग्वेज, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि उसके बाद आपका क्रिप्टो करेंसी में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। क्रिप्टो करेंसी आज का टॉपिक। नमस्कार दोस्तों, टैक्स फैक्टर इंडिया की नई वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं, जिसमें आज हम ये समझेंगे कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, क्या जरूरत थी क्रिप्टो करेंसी की, क्या एडवांटेजेस हैं क्रिप्टो करेंसी के, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, और आज हम क्रिप्टो करेंसी की सबसे पॉपुलर करेंसी दैट इज बिटकॉइन, उसके बारे में भी बात करेंगे। और मैं आपको यह बताऊंगा कि किस तरीके से आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर सकते हो, और अपना ओपिनियन भी बताऊंगा कि आपको क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन इन सब चीजों को समझने से पहले आपको यह समझना होगा कि इवोल्यूशन ऑफ मनी कैसे हुआ, मतलब हमारा पैसा बना कैसे, मतलब इवॉल्व कैसे हुआ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं इवोल्यूशन ऑफ मनी। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी समझने के लिए सबसे जरूरी है यह समझना कि पैसे का इवोल्यूशन कैसे हुआ, इवोल्यूशन ऑफ मनी कैसे हुआ। सबसे पहले चलती थी कमोडिटी मनी, यानी कि बार्टर सिस्टम। उसके बाद आया हमारे पास मेटालिक मनी, यानी कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। उसके बाद हमारे पास आए पेपर मनी, यानी कि नोट्स, और देन आया प्लास्टिक मनी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। लेकिन इन सब में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी, तभी तो वो चेंज करके नई करेंसी को लाया गया। मतलब बार्टर सिस्टम हटाया और लेकर आया गया मेटालिक मनी, फिर उसमें भी कुछ कमी थी, उसको हटाया और लाया गया पेपर मनी। पेपर मनी में भी कुछ कमी थी, उसको हटाया, लाया गया प्लास्टिक मनी। पहले डिस्कस करते हैं इन चारों में क्या प्रॉब्लम थी और ये चारों क्या होते हैं और कैसे ये आए। सबसे पहले डिस्कस करते हैं बार्टर सिस्टम को। दोस्तों, बार्टर सिस्टम में क्या होता था, बार्टर सिस्टम में जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज था वो कमोडिटी होती थी। इसका मतलब मैं तुझे अपनी चीज दूंगा, तू मुझे अपनी चीज दे। मतलब कुछ भी और नहीं होगा, सिर्फ एक चीज मैं दूंगा और उसके बदले मुझे आपसे दूसरी चीज चाहिए। अब ये थिंग क्या होती थी ये देखते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल एक कॉबलर है। कॉबलर वो जो शूज बनाता है, और एक फार्मर है जो वीट की फार्मिंग करता है। अब कॉबलर को खाने के लिए वीट चाहिए, रोटी बनाने के लिए वीट तो चाहिए होगा। तो वो फार्मर के पास जाता है और उसको कहता है कि ये लो एक पेयर ऑफ शूज और मुझे वीट दे दो। डन, ट्रांजैक्शन हो गई। लेकिन 10 दिन के बाद कॉबलर को फिर से वीट की जरूरत पड़ी। अब वो फिर से फार्मर के पास गया, तो फार्मर को उसने बोला कि ये लो शूज और मुझे वीट दे दो। फार्मर कहता है मैं इतने शूज का क्या करूंगा, आपने जो शूज मुझे 10 दिन पहले दिए थे वो अभी तक चल रहे हैं। तो यहां पर प्रॉब्लम आई डबल कोइंसिडेंस की। मतलब यहां पर जो वांट्स हैं, जो दोनों की रिक्वायरमेंट्स हैं, वो डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे डिफरेंट थी, जिसकी वजह से हर बार ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होना पॉसिबल नहीं था। इसीलिए कोई ऐसी चीज चाहिए थी या ऐसा कोई रिक्वायरमेंट आई जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन पाए, और वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज बना मेटालिक मनी। अब हम समझते हैं मेटालिक मनी क्या होता है। तो दोस्तों, अब पिक्चर में आया मेटालिक मनी। मेटालिक मनी मतलब गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। अब गोल्ड, सिल्वर और कॉपर का मतलब यह हुआ कि मैं आपसे कुछ परचेस करने के लिए, मैं आपसे कुछ खरीदने के लिए मैं आपको उसके बदले गोल्ड दूंगा। अब आप एक चीज सोच के देखो, इमेजिन करो, आप वीट लेने गए और आप उसको कहते हो वीट दे दे, गोल्ड कॉइन ले ले। अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, एक तो गोल्ड को ले जाना पोर्टेबल नहीं है, नॉट सेफ टू पोर्टेबल, चोरी होना बहुत आसान था। दूसरी प्रॉब्लम यह हुई कि आप इसको ब्रेक कैसे करोगे। मान लो आपके गोल्ड की कीमत 100 रुपए है और वीट की कीमत 80 रुपए है, वो आपको 20 रुपए कैसे वापस देगा? यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई मेटालिक मनी में। तो मेटालिक मनी को हटाया पेपर मनी में। तो अब समझते हैं पेपर मनी कैसे पिक्चर में आया। मेटालिक मनी से परेशान होने के बाद आया पेपर मनी का रोल। पेपर मनी का रोल मतलब गवर्नमेंट
सभी गवर्नमेंट ने ये बोला कि हम एक नोट इश्यू करते हैं। उस नोट के ऊपर लिखा होगा दैट आई प्रॉमिस टू पे द बियरर अ सम ऑफ ₹100 या 200, जितने का भी वो नोट है। मतलब मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। और ये बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोल दी। दैट मीन्स अगर आपके पास वो नोट है, दैट मीन्स आपके पास उतनी वैल्यू का कमोडिटी या उतनी वैल्यू का सामान आप खरीद सकते हो। ऐसे ही कुछ नोट ये हैं, जैसे कि 10 का नोट, 50 का नोट, 20 का नोट, 100 का नोट, 500 का नोट, 1000 का नोट, 2000 का नोट। अरे ये क्या बोल बैठा मैं, 1000 का नोट वो तो बंद हो चुका है। यस, 1000 का नोट बंद हो गया है। और यही प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी? ये जितने भी नोट्स थे ये सेंट्रलाइज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट है। दैट मीन्स गवर्नमेंट जब चाहे, जितने चाहे ये नोट्स प्रिंट कर सकती है। और जितने ज्यादा नोट गवर्नमेंट प्रिंट करेगी, आपके पास रखे हुए नोट की वैल्यू उतनी ही कम हो जाएगी। कैसे? एक सिंपल सा रूल है, जितनी सप्लाई ज्यादा होगी उतनी प्राइस में गिरावट आएगी। तो आपके पास रखे हुए 100 के नोट की वैल्यू कम हो जाएगी अपने आप, अगर गवर्नमेंट ने 100 के नोट और प्रिंट कर दिए तो ये प्रॉब्लम थी पेपर मनी के अंदर। एक और प्रॉब्लम थी पेपर मनी में। क्या? गवर्नमेंट जब चाहे आपके पास रखे हुए नोट की वैल्यू को 0 बोल सकती थी। याद है ना वो दिन? रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट कानूनन अमान्य होगी। कुछ याद आया? तो यहां पर गवर्नमेंट आपकी वैल्यू को 0 बोल देगी, मतलब आपके पास रखे हुए नोट की वैल्यू को 0 बोल देगी। तो यहां से प्रॉब्लम आई पेपर मनी के साथ। अब हम चलते हैं प्लास्टिक मनी। इसके बाद दोस्तों रोल आया प्लास्टिक मनी का। प्लास्टिक मनी यानी कि डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड्स। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड कौन इश्यू करता है? बैंक। किस बिहाफ पे? जब आप बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवाओगे, यानी कि अपने पैसे को आप बैंक में रखोगे, तो बैंक उसके बदले आपको डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड देगा, जो कि आप स्वाइप करके मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज कर सकते हो। दैट मीन्स आप उससे स्वाइप करके कुछ भी खरीद सकते हो। स्वाइप करो, ऐश करो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि जब आप अपना पैसा बैंक में रखते हो और टिल द टाइम आप उसे नहीं निकालते, बैंक उस पैसे को रोटेट करता है। रोटेट का मतलब क्या है? आपने पैसा बैंक में डिपॉजिट किया, आपके जैसे हजारों लोगों ने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया। अब बैंक उस पैसे को लोन पर देता है और उन लोन पे बैंक इंटरेस्ट अर्न करता है। फिर जिनको वो लोन पर देता है, जब वो लोन वापस दे देते हैं तो बैंक के पास पैसा घूमकर वापस आ जाता है। पर आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि पिछले कई सालों में कितने स्कैम हुए हैं। बैंक लोन तो दे देता है लेकिन पैसा वापस नहीं आता। तो उससे किसका पैसा रिस्की होता है? आपका। अब हुआ क्या, अभी पीछे ही एक बैंक इंसॉल्वेंट हो गया था। उसको बचाने के लिए आरबीआई ने और करेंसी छापी। अब जैसे ही आरबीआई ने करेंसी छापी तो आप सोच के देखो कि आपके पास जो पैसा था उसकी वैल्यू डाउन हो गई, गिर गई पैसे की वैल्यू। तो प्लास्टिक मनी में भी ये प्रॉब्लम अराइज हुई। इन सभी प्रॉब्लम को देखते हुए बर्थ हुआ डिजिटल करेंसी का, और वो डिजिटल करेंसी है क्रिप्टो करेंसी। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी जो वर्ड है वो बना है 2 वर्ड्स को ज्वाइन करके, जिसमें से पहला वर्ड है क्रिप्टो, दूसरा वर्ड है करेंसी। क्रिप्टो का मतलब होता है सीक्रेट और करेंसी का मतलब होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। दैट मीन्स क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा सीक्रेट मीडियम ऑफ एक्सचेंज है जिसके ऊपर कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। दैट मीन्स आप यहां से पैसा यूएस तक, न्यूजीलैंड तक, ऑस्ट्रेलिया तक कहीं पे भी ट्रांसफर कर सकते हो कुछ ही देर में, और बीच में कोई भी इंटरमीडियरी नहीं है। तो ये होती है क्रिप्टो करेंसी, अ डिजिटल करेंसी which can be transferred from one person to another person at any point of time within few minutes without an intermediary। बिना इंटरमीडियरी के आपके पैसे को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा सकता है। तो इन अक्टूबर 2008 मिस्टर सतोशी नाकामोटो ने एक बिटकॉइन बनाया, एक क्रिप्टो करेंसी बनाई जिसका नाम रखा बिटकॉइन।
अब हम समझेंगे दोस्तों कि बिटकॉइन क्या होता है, कैसे वर्क करता है बिटकॉइन, और बिटकॉइन की वैल्यू कैसे अप और डाउन होती है। तो दोस्तों बिटकॉइन जो है वो हमारी फर्स्ट डिजिटल करेंसी यानी कि फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी है। अब अगर मैं करंट सिचुएशन की बात करूं तो करंट सिचुएशन में अगर आपको एक ट्रांजैक्शन करनी है, मतलब आपको कुछ पैसा यूएस भेजना है अपने एक फ्रेंड को, तो उसको यूएस भेजने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी बैंक की। बैंक आपसे चार्जेस भी लेगा और कुछ टाइम भी लेगा उस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन दोस्तों बिटकॉइन में ऐसा नहीं है। बिटकॉइन में आप कुछ मिनट्स में अपने दोस्त को पैसा ट्रांसफर मतलब बिटकॉइन ट्रांसफर कर सकते हो, और उसमें आपको किसी इंटरमीडियरी की यानी कि किसी भी बैंक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप वो ट्रांजैक्शन खुद कर सकते हो अपनी प्राइवेट की से। अब यहां पर बात ये अराइज होती है कि अगर आप ये ट्रांजैक्शन कर रहे हो या इतनी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, इन ट्रांजैक्शंस को मेंटेन करने के लिए एक कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी। एक नहीं, इनफैक्ट लॉट ऑफ कंप्यूटर्स की जरूरत पड़ेगी। और उन कंप्यूटर्स को मेंटेन करने के लिए अगर आप ये सोच रहे हो कि किसी थर्ड पार्टी की जरूरत पड़ेगी, तो नहीं, क्योंकि थर्ड पार्टी के बीच में आने से जो हमारी सीक्रेट करेंसी का रोल है वो खत्म हो जाएगा। तो यहां पर हम किसी थर्ड पार्टी को बीच में नहीं ला सकते। इस वजह से यहां पर बीच में आया एक कॉन्सेप्ट जिसका नाम है ब्लॉकचेन कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों अब हम समझते हैं कि ब्लॉकचेन कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो बेसिकली ब्लॉकचेन कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, सबसे पहले ये वाला ब्लॉक। अब जैसे ए ने बी को ट्रांसफर करे पैसे, तो इस ब्लॉक के अंदर सारा का सारा डेटा फीड हो जाएगा कि भाई सेंडर कौन है, रिसीवर कौन है, कितना अमाउंट, कितने बिटकॉइंस या कितना ट्रांसफर किया गया है, किस टाइम पर ट्रांसफर किया गया है। ये सारी ट्रांजैक्शन, ये सारी चीजें इसके अंदर सेव हो जाएंगी। अब जैसे ही ये एक ट्रांजैक्शन हुई है, 2 ट्रांजैक्शन, 3 ट्रांजैक्शन, 4 ट्रांजैक्शन होगी और ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। अब जब ये ब्लॉक पूरा भर जाएगा तो इस ब्लॉक को साइड कर दिया जाएगा और एक नया ब्लॉक बनेगा। ध्यान से सुनना, इस ब्लॉक का जो रेफरेंस नंबर होगा जिसको हम हैश बोलते हैं, यह हैश मेंशन किया जाएगा दूसरे ब्लॉक पे, ताकि इन दोनों की आपस में एक चेन बन सके। अब क्या होगा, अब ये ब्लॉक भरना शुरू होगा। जब ये ब्लॉक भर जाएगा, इन दोनों को साइड किया जाएगा, एक तीसरा ब्लॉक आएगा। उस तीसरे ब्लॉक के अंदर भी धीरे धीरे डेटा भरेगा और उसके अंदर जो हैश लिखा जाएगा वो सेकंड ब्लॉक का लिखा जाएगा। तो आप मेरी बात समझ रहे हो कि अगर बीच में से एक ब्लॉक को हटा दिया तो पूरी चेन टूट जाएगी। इसीलिए किसी भी ब्लॉक को हटाना इम्पॉसिबल है। तो ये ब्लॉकचेन चेंज नहीं हो सकती, इसीलिए बिटकॉइन में ट्रांजैक्शन करना बहुत सेफ है। पर यहां से क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हमारे पास बिटकॉइन कहां से आएगा, हम बिटकॉइन को कैसे एक्वायर करें या कैसे खरीदें या क्या करें कि हमारे पास बिटकॉइन आ जाए। तो उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें समझनी होगी बिटकॉइन माइनिंग के कॉन्सेप्ट को। अब बिटकॉइन माइनिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ध्यान से समझना दोस्तों। मान लो आपने एक जगह माइनिंग करी और आपको वहां से गोल्ड मिला। अब वो गोल्ड किसका, वो गोल्ड आपका। आप उस गोल्ड को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज करो या फिर उस गोल्ड को आप मार्केट में सेल कर दो उसकी करंट वैल्यू पे, ये आपकी मर्जी है। सिमिलरली बिटकॉइन को एज अ रिवॉर्ड लेने के लिए हमें करनी पड़ती है डिजिटल माइनिंग, मतलब हमें कंप्यूटर्स की हेल्प से माइनिंग करनी पड़ती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ता है, तब जाके हमें बिटकॉइन एज अ रिवॉर्ड मिलता है, विच इज वेरी डिफिकल्ट करंटली। अगर आप अपने नॉर्मल पीसी से या अपने नॉर्मल लैपटॉप से करोगे तो आपको 100 ऑफ ईयर्स लग जाएंगे बिटकॉइन की माइनिंग करने में, जो कि 2009 में अगर मैं बात करूं तो 2 से 3 दिन के अंदर 200 बिटकॉइंस माइन हो जाते थे। अब अगर आप माइनिंग नहीं कर सकते या अगर माइनिंग पॉसिबिलिटी बहुत कम है तो बिटकॉइन को कैसे लिया जाए। बिटकॉइन को खरीदने के लिए आप किसी और पर्सन से बिटकॉइन खरीद सकते हो जिसके पास ऑलरेडी वो बिटकॉइन है, और आप उसको उस वैल्यू पे खरीद सकते हो जो करंट वैल्यू चल रही है। और उसको खरीदने के लिए बहुत सारी एप्लीकेशंस मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे कि कॉइन स्विच, कुबेर को आप यूज कर सकते हो, बाइनांस को यूज कर सकते हो और बहुत सारी एप्लीकेशन हैं। अब बात यह आती है कि क्या हमें पूरा एक बिटकॉइन परचेस करना पड़ेगा।
मतलब अगर एक बिटकॉइन की वैल्यू 30 to 35 लाख है, मैं एग्जैक्ट वैल्यू इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि जो मैं वैल्यू अभी बताऊंगा आप जब वीडियो देख रहे होगे तो शायद उसकी वैल्यू डिफरेंट होगी। तो करंटली अगर किसी बिटकॉइन की वैल्यू 30 से 35 लाख रुपए के बीच में है तो क्या हमें पूरा बिटकॉइन खरीदना पड़ेगा? नहीं, आप फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। आप चाहो तो 2000, 5000, 10,000 कितना भी अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो। पर यहां पर आप, मुझे पता है क्या जानना चाहते हो, यहां पर आप जानना चाहते हो कि मेरा ओपिनियन क्या है, मैं क्या सजेस्ट करता हूं कि बिटकॉइन में कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए और मैंने कितना इन्वेस्ट किया हुआ है, यह भी आप जानना चाहते हो। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक क्लिप दिखाना चाहता हूं। पहले ये क्लिप देख लो। काय लग रही है मेरे नोटों को? गांधीनगर में 12 दुकानें हैं मेरी, सब किराए पर। इनकम टैक्स रिटर्न भी जाता है मेरा। तो इस क्लिप के अंदर आपने देखा कि जिस पैसे पे काई लगी हुई है, यानी कि वो पैसा जो आपके यूज का नहीं है, यानी कि वो पैसा जो अगर आपकी जेब से गिर गया तब भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो पैसा आप बिटकॉइन में लगा सकते हो बिकॉज इट इज हाईली वॉलेटाइल। बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल है, कभी भी इसकी वैल्यू अप चली जाती है, कभी भी इसकी वैल्यू डाउन चली जाती है। इसकी वैल्यू डिपेंड करती है ट्वीट्स पे, इंफॉर्मेशन पे। अब कैसे ट्वीट्स और कैसे इंफॉर्मेशन? जैसे कि इलॉन मस्क ने एक बार बोला कि मैं टेस्ला कार के लिए बिटकॉइन एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूं, तो बिटकॉइन की वैल्यू रॉकेट की तरह ऊपर चली गई। वहीं एक दिन टेस्ला ने फिर से, इलॉन मस्क ने बोल दिया कि मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा क्योंकि माइनिंग की वजह से एनवायरमेंट खराब हो रहा है, बिटकॉइन की वैल्यू डाउन आ गई। चाइना ने मना कर दिया दैट वी विल नॉट एक्सेप्ट बिटकॉइन एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एक दिन में 30% डाउन आ गई। तो कितनी वॉलेटाइल है आप खुद इमेजिन कर सकते हो ये बात। दोस्तों बिटकॉइन के ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जिसमें से पहला डिसएडवांटेज तो मैंने आपको बता दिया दैट इट इज हाईली वॉलेटाइल। दूसरा, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज या मोस्ट ऑफ द जगह पे अभी फिलहाल ये एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेबल नहीं है, हालांकि आगे जाके हो जाएगी और जब होएगी तो ऑब्वियसली उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी। और तीसरा, क्योंकि ये एक सीक्रेट करेंसी है, बहुत ज्यादा सीक्रेसी रखी जाती है, इस वजह से हो सकता है कि कोई इलीगल एक्टिविटी इसकी वजह से हो जाए। अब यहां पे हो सकता है आपके माइंड में एक डाउट आया हो। वो डाउट क्या कि बिटकॉइन की माइनिंग अगर हो सकती है तो कोई भी बंदा बिटकॉइन माइन करता रहेगा और बिटकॉइंस निकालता रहेगा, इसका मतलब बिटकॉइंस तो अनलिमिटेड है? नहीं, बिटकॉइंस अनलिमिटेड नहीं है। जितनी मर्जी माइनिंग कर लो, माइनिंग करने के बाद जो फाइनल क्वांटिटी बिटकॉइन की माइन हो पाएगी दैट इज 21 मिलियन, मतलब 21 मिलियन से ज्यादा बिटकॉइंस अवेलेबल नहीं है। और इसी रीजन की वजह से, क्योंकि ये अनलिमिटेड नहीं है, ज्यादा माइन नहीं हो सकते, इसी वजह से इसकी वैल्यू बढ़ती है। और अगला क्वेश्चन आपके माइंड में ये आया है कि क्या बिटकॉइन इंडिया में लीगल है? तो अगर मैं लीगैलिटी की बात करूं तो इंडिया में बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करना लीगल है, बट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज उसको एक्सेप्ट करना अभी फिलहाल लीगल नहीं है, और आगे जाके लीगल होगा या नहीं होगा ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। तो दोस्तों इस वीडियो का कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि इतना एवोल्यूशन होने के बाद अब हम इस सिचुएशन पे आ चुके हैं कि हमारे को एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी नहीं चाहिए, हमें एक विदाउट सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी, फ्री ऑफ सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी एक करेंसी चाहिए थी, और वो करेंसी आई क्रिप्टो करेंसी, जिसमें से सबसे पॉपुलर करेंसी है बिटकॉइन। और भी करेंसी है जैसे कि इथेरियम हो गया, डोजकॉइन हो गया, और भी बहुत सारी करेंसी है जिसके बारे में हम आने वाली वीडियो में जरूर डिस्कस करेंगे। बट आज की वीडियो में हमने बिटकॉइन डिस्कस किया और बिटकॉइन की अंदर कितना अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना चाहिए ये भी मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूं कि आपकी आज की वीडियो में सारे डाउट्स क्रिप्टो करेंसी को लेकर क्लियर हो गए होंगे, और अगर कोई बचा होगा तो आप फ्रीली मुझसे पूछोगे, चाहे कमेंट बॉक्स में, चाहे मुझे मैसेज करके, और अपने दोस्तों से ये वीडियो जरूर शेयर करोगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।